नमस्कार साथियों। तो फाइनली शिक्षा विभाग वाले जो भी कैंडिडेट हैं, लगभग जिलों के जो नियुक्ति आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं, यानी कि आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जारी हो चुके हैं। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक ये सवाल है कि सर ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति विशेष को भेजा जाएगा या ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन आएगा? तो सबको मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ये जो कार्यालय आदेश है ये मैंने आपका सीकर जिले का लिया है, तो आपका जो भी कार्यालय आदेश है वो आप देख लेना। इसी तरीके से सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं 2-3 पेज में। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है कि जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से बनवाने हैं, तो यहाँ से आपको वो देख लेना है। उसके बाद में आपका ये जो कार्यालय आदेश है इसमें हर एक जिले में इसी तरीके से आपको ये दे रखा है। जैसे सीकर वाले में 684 कैंडिडेट है ना, तो आपके कार्यालय आदेश में इस तरीके से ये डिटेल दी गई है, जिसमें यहाँ पर आपके रोल नंबर है, आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, उसके बाद में आपकी जिस भी कैटेगरी से है वो, और कौन सी स्कूल आपको आवंटित हुई है वो स्कूल का नाम आपका यहाँ पर लिख रखा है। जैसे ये कैंडिडेट है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका रमसीसर में, सीकर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप जब ज्वाइन करने जाएं तो आपका जिस भी पेज पर नाम है, यानी यूं देख लीजिए कि आपका जिस भी पेज पर आपकी फोटो है, ठीक है, उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है। यही आपका ज्वाइनिंग लेटर है, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सबका कंबाइंड है, अलग से एक व्यक्ति विशेष को ज्वाइनिंग लेटर वो नहीं भेजा गया है। और इसी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, जिनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, सभी के ज्वाइनिंग लेटर वो इसी तरीके से जारी होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो साला दर्पण पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे, जहां से ये एक एक करके लिस्ट है वो डाली जा रही है, तो सभी में ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही जारी होते हैं। तो आपका जिस भी पेज में नाम है आपको उस पेज का प्रिंट आउट ले लेना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जो भी स्कूल आपको यहाँ पर अलॉट हुई है, जहां पर लिख रखा है, इस स्कूल में जाकर आपको ये जमा करवाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, लेकिन उससे पहले आप जिस भी जिले से संबंधित हैं तो आपकी सभी जिले वाइज जो लिस्ट है वो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक एक करके डाली जा रही है। यहाँ पर चाहे प्रतापगढ़ की देख लो, उदयपुर की देख लो, ब्यावर की देख लो, और भी जैसे कोटा की देख लो, है ना, डीडवाना कुचामन की देख लो। कहने का मतलब है हर एक जिले की लिस्ट यहाँ पर डाली जा रही है। और बहुत सारे विभाग हैं जिनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, तो जिस भी विभाग की काउंसलिंग होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ पर आपका कृषि कार्मिक विभाग है, तो हर एक विभाग की काउंसलिंग की डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक जगह, क्योंकि सभी भर्तियों की जानकारी एक जगह मिल जाती है, तो आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती हर एक टेलीग्राम पर जाने की। इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अब देखिए हम बात करते हैं कि आपका जो कार्यालय आदेश है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है उसमें क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 वर्ष के प्रोविजन पीरियड में 12,600 रुपए की, ठीक है, 12,600 रुपए की आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने। तो देखिए संस्था प्रधान, यहाँ पर साफ तौर से लिख रखा है। संस्था प्रधान का मतलब आप जहां पर ज्वाइन करोगे उसका जो प्रिंसिपल होगा वो कार्य ग्रहण करवाने से पहले यह सुनिश्चित करे इन निर्देशों की पालना करना। अब निर्देशों की पालना में सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा है आपका पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के द्वारा जो आपका चरित्र सत्यापन किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो इसके अलावा सक्षम अधिकारी के द्वारा, सीएमएचओ के द्वारा। अब बहुत सारे व्यक्तियों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस डॉक्टर से हमें ये मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। अरे भैया, आप राजस्थान के जिस भी जिले से संबंधित हो उसमें सरकारी अस्पताल होता है, जिला अस्पताल, एक जिले में केवल एक ही होता है वो, है ना। आप बहुत सारे कैंडिडेट कहेगा नहीं पीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं क्या, सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं? अरे नहीं चलेगा वहां का ना, जिला अस्पताल से ही चलेगा। तो यहां से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अगर इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी के पास में अगर ये नहीं है तो उनको कार्य ग्रहण नहीं करवाए जाए, ये संस्था प्रधान को निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि उन्होंने जैसे हेल्थ या आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ये पहले बनवा ली, तो ये कार्य ग्रहण आदेश है, ये नियुक्ति आदेश है, ये तो आज जारी हुआ है, तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चलेगी या नहीं चलेगी? तो उनको मैं आपको बता दूं कि आप 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेना। जैसे 31 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है, तो आप 2-3 तारीख को, 4 तारीख तक आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलेगी तो आपको पता चल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि चलेगी नहीं चलेगी? देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग का शेड्यूल अलग अलग विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है, लेकिन उनकी काउंसलिंग में ही पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मांग ली गई है ना भाई। उनको ज्वाइनिंग देने का काम तो अभी बाद में होगा, उनकी काउंसलिंग हो रही है, तो काउंसलिंग में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग ली। अब आप ये बताओ कि अगर नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवानी है तो फिर काउंसलिंग में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी मांगी गई है ना। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनवा ली है तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो चल जाएगी, है ना। तो जो भी जिन्होंने अगर ऑनलाइन किया है अभी तक नहीं आई है तो तुरंत आप अपने थाने में संपर्क कीजिए। जो वहां पर जो भी गवाह वो मांगते हैं तो वो 2 गवाह को आप लेकर जाइए, आप वहां से साइन करवाइए और तुरंत उसका आप प्रिंट निकलवाइए, क्योंकि अब ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है तो आपको बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत थाने में जाइए और वहां से उसका प्रिंट है वो निकलवाइए और तुरंत स्कूल में आप ज्वाइन कीजिए। चलती है नहीं चलेगी वो आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे तब पता चलेगा, है ना, ठीक है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट वाला मेरे ख्याल से
मामला है वो सही हो गया है। और जो काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी लगातार ये कमेंट आ रहा है कि हमने इतने दिन पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनवाई नहीं थी, तो अब अचानक से कैसे बनेगी। तो आप ई मित्र से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां से रसीद मिलेगी आपको, वो रसीद आप काउंसलिंग में लेकर जा सकते हैं, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, है ना। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आए ये कोई जरूरी नहीं है, अगर उसकी सत्यापन की आप अगर रसीद भी लेकर जाते हैं ऑनलाइन ई मित्र की, काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो बिल्कुल आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आयु है और अन्य किसी भी छूट से संबंधित अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है तो वो ओरिजिनल आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो संस्था प्रदान प्राप्त करने के बाद में ही वो संतुष्ट हो पाएगा, और उसकी फोटोकॉपी भी उसको आवश्यक रूप से प्राप्त करनी है। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप वापस ले आएंगे, उनकी फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा करानी पड़ेगी। तो संस्था प्रधान को यह निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आयु से संबंधित आपका आधार कार्ड है, आपका एड्रेस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी सत्य प्रतियां हैं वो अपने पास में रखेगा। इसके अलावा यहां पर देखिए ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आपका कार्य ग्रहण से पहले यह सुनिश्चित किया जाए, यह संस्था प्रधान को कहा गया है। यानी कि ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी से रिलेटेड आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। अब देखो समय सीमा का इसमें यहां पर ये नहीं लिख रखा है कि आज की डेट में होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था उस समय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा यहां पर मेंशन नहीं कर रखा है। अगर ये लाइन यहां पर लिख देता कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक बना हुआ होना चाहिए, तब हर एक अभ्यर्थी को ये मतलब समझ में आ जाता। लेकिन इसमें केवल इतना ही लिख रखा है कि निर्धारित या आपका समय निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। अब समय सीमा तो आपके आवेदन फॉर्म तो कब भर गए थे 2025 में, और अब आपका ज्वाइनिंग हो रही है 2026 में बीच में, तो इसमें यह मेंशन नहीं कर रखा है। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा, जैसे 31 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है तो आप 2-3 तारीख तक ज्वाइन कर लेना, है ना। अगर आपका 1% ये आपका नहीं चलता है जाति प्रमाण पत्र तो 3-4 दिन लगते हैं, नया बन जाता है ना। तो अगर आप 2-3 तारीख तक ज्वाइन करेंगे तो 6-7 तारीख तक किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कमी रहती है तो 6-7 तारीख तक वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन जाएगा, है ना। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वैसे चल जाना चाहिए। लेकिन 1% अगर वो बोल दें कि ये निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं है तब की बात है ना। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट राज्य से बाहर से उन्होंने जैसे 10वीं या 12वीं पास की है तो उनके लिए यह है कि जो भी अर्जित की गई योग्यता है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की वैधता संबंधित जांच रिपोर्ट इस कार्यालय से प्राप्त कर उनके बाद में ही उनको कार्य ग्रहण करवाया जाए। यानी कि आपका जिला शिक्षा अधिकारी के पास में वहां पर जो रिपोर्ट है उनसे मिलान किया जाएगा, वो संस्था प्रधान, उसके बाद में उनको कार्य ग्रहण किया जाएगा। और ये सेम लाइन आपकी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों की पुलिस से सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती है तो उनके अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी सही होनी जरूरी है। अगर सही नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए किसी भी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं होती है तो उसके बिना कार्य ग्रहण करवाया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, है ना। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वाला देख लेना, आप 2-3 दिन में स्कूल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होगी तो संस्था प्रधान आपको ज्वाइन नहीं करने देगा। इसके अलावा यहां पर लिख रखा है कि अभ्यर्थियों के मूल आवेदन यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो दस्तावेज और आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तुरंत आपका जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय है वहां पर संस्था प्रधान को अवगत करवाना है। आगे यहां पर लिख रखा है कि 2 से अधिक संतान नहीं होने का आपको शपथ पत्र देना है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। इसके अलावा धूम्रपान और गुटखा नहीं करने का शपथ पत्र देना है 50 रुपए के स्टाम्प पर। और भारत के संविधान के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से क्षुणता बनाए रखने के संबंध में आपको शपथ पत्र देना है। दहेज नहीं लेने का देने का आपको स्वयं घोषणा देना है। और यहां पर देखिए आपकी जो सारी शैक्षणिक योग्यता है वो बिल्कुल सही है, वैध है और मान्य है, इसके संबंध में आपको शपथ पत्र देना है। अब ये शपथ पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, कहाँ, ये देखिए ये फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दिया था, एक बार आप इसको फिर से देख लेना। ये आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं आदि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास से सभी दस्तावेज सत्य और प्रमाणिक है। किसी भी सूचना असत्य कूटरचित पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। इसके अलावा कुल संतानों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं है। इसके अलावा ये दहेज वाला है वो लाइन भी यहाँ पर ऐड कर दी है। और यहाँ पर धूम्रपान गुटखा वाली लाइन है वो भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है। पुलिस थाने और न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण है वो आपके पास में दर्ज नहीं है, अगर होती है तो आपकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान के प्रति निष्ठा वाली जो लाइन है वो भी यहाँ पर ऐड कर दी गई है। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करनी है, आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और ये सत्यापन की शपथ सत्यापित करता हूँ कि मेरे इस शपथ पत्र में 1 से लेकर 6 तक जितने भी लाइनें हैं वो निजी जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। फिर से आपको साइन करना है। तो ये आपका संयुक्त शपथ पत्र है। ये 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवाना है। ये संयुक्त शपथ पत्र है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में फिर से यही डाउट है कि उनका ये कहना है कि यहाँ पर देखिए सर सबकी लाइन अलग अलग लिख रखी है,
है ना, एक ही लाइन में नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ संतान वाली है वो 9 नंबर पे लिख रखा है, उसके बाद में यहाँ पर धूम्रपान गुटखा वाला 11 नंबर पर लिख रखा है, संविधान वाला ये यहाँ पर 12 नंबर पर लिख रखा है, दहेज वाला 13 नंबर पर है, और ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स वाला ये 15 नंबर पर है। तो सबका अलग अलग स्टाम्प बनवाना है क्या, ये सवाल है बहुत सारे अभ्यर्थियों का। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अनुसार सबका संयुक्त स्टाम्प बनाना है। फिर आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? देखो ऐसा है कि वो संस्था प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये जो सारी बातें हैं वो सारी बातें आपने यहाँ पर लिख कर दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें इसके ऊपर लिखी हुई है और 50 रुपए का स्टाम्प पर भी है, तो ये बात आराम से वैलिड है। लेकिन अगर 1% संस्था प्रधान ये कहता है कि नहीं चलेगा, ये सबका अलग अलग लेकर आओ, तो फिर से मैं आपको ये कहूंगा कि आप समय रहते ज्वाइन कर लेना। जैसे आज आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है 31 तारीख को, तो कल आप ये एफिडेविट वगैरह बनवा लेना। शनिवार है कल, अगर शनिवार बन जाता है क्योंकि हाफ डे तो रहता है कोर्ट में, तो आराम से बन जाएगा। अगर 1% नहीं भी बनता है तो सोमवार को आराम से बन जाएगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बनवा लेना सोमवार को, मंगलवार को, और जैसे ही बन जाए तो उसके अगले दिन बुधवार को, गुरुवार को आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर जैसे कमी निकल आती है तो फिर आपके पास में 10-12 दिन का समय रहता है, तब आप आराम से उसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई नया डॉक्यूमेंट बनवाना है तो उसमें अगर 5-4 दिन लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। एक साल में आपको 15 दिन की CL मिलेगी, इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। और 14 अगस्त 2026 तक सभी अभ्यर्थियों को यहां पर ज्वाइन करना, कार्य ग्रहण करना अनिवार्य है। अगर 14 अगस्त तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी, आपका नियुक्ति आदेश है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को 14 अगस्त तक ज्वाइन करना है। इसलिए किसी डॉक्यूमेंट में अगर कमी पाई जाती है तो आप 4-5 तारीख तक ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर समय रहते अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को फिर से बनवा सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि सर ये 14 अगस्त को ही क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं, 15 अगस्त से बाद में क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि 21 दिन का टाइम देना चाहिए था इनको। भाई जैसे RPSC है, सचिवालय वाले हैं, उनको 21 दिन का समय दिया गया है, हमें आपका 14 दिन का समय क्यों दिया गया है ना? 15 अगस्त से पहले क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? फिर कुछ अभ्यर्थियों का यह कहना है कि ये 15 अगस्त में जो आपका स्वतंत्रता दिवस वाला जो कार्यक्रम होगा उसकी साफ सफाई वो हमसे करवाई जाएगी, इसलिए 14 अगस्त का टाइम दिया गया है ताकि 5-6 तारीख तक जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद में जो विद्यालय परिसर है उसकी साफ सफाई हमसे करवाई जाएगी। तो बिल्कुल ये तो करवाई जाएगी, इसमें क्या कहना है? अरे क्यों आप टेंशन लेते हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? ये बहुत छोटी बातें हैं ना, और सब मिलजुल कर काम करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। जहां पर भी आपकी ड्यूटी होती है स्टाफ से बनाकर रखना। पहले दिन जाओगे, जाते ही ये कर लोगे मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, है ना, तो 2 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसलिए आप सभी को यही सलाह दूंगा कि जितने भी जो आपके स्टाफ मेंबर होते हैं, स्टाफ का मतलब जितने भी आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके संस्था प्रधान है, सभी से मिलजुल कर ही रहना है। और कोई भी जो काम होता है सरकारी स्कूल के अंतर्गत, बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे आपका साफ सफाई का हो, है ना, कहीं से घास काटना वगैरह हो। जैसे वर्तमान में जो तमाशे की सीजन चल रही है, अब तो सावन भी लग गया है, तो बरसात भी होने वाली है खूब, पहले भी हुई है, तो स्कूल में कचरा है वो भर भर के उगा हुआ है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सर वो कचरा हमसे कटवाया जाएगा। अरे भैया, अगर 1% कटवाया भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खेत में काम नहीं करते क्या आप हैं? और वहां तो काम करने के पैसे मिलते हैं। दूसरी बात, जो आपके मतलब परिसर में जो बच्चे होंगे वो सारे बच्चे सहयोग करते हैं, चाहे आपका कचरा काटने का काम हो, कोई छोटा मोटा पेड़ हो उसको छटनी करने का काम हो, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 3-4 तारीख तक ज्वाइन कर लेना। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि इस तरह 2 महीने की सैलरी रोक कर रखेंगे क्या, है ना, 1 महीने की 2 महीने की सैलरी रोक कर रखेंगे क्या? तो नहीं रखेंगे। ये प्राइवेट जॉब नहीं है, आपकी सरकारी जॉब है। अगर आप 14 तारीख को ज्वाइन करते हो तो 14 तारीख के बाद में आप, जैसे ये जुलाई का महीना चल रहा है तो कितने 16 दिन बच गए क्या, तो 16 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी। अगर आप कल 1 अगस्त है तो 1 अगस्त को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जैसे ही आपकी 31 अगस्त होगी तो 1 महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी, है ना। ये नहीं है कि आपकी सैलरी 1 महीने या 2 महीने की पहले वो रखेंगे उसके बाद में देंगे, ये आपका प्राइवेट काम ही होता है। इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। भाई सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी सरकारी नौकरी की जो सैलरी है वो शुरू हो जाएगी। जैसे आप 5 या 6 अगस्त को, जैसे ये जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा 5 अगस्त को ज्वाइन करता है तो जुलाई महीने में कितने जो 25 या 26 दिन बच गए क्या, तो 26 दिन की सैलरी जैसे महीना खत्म होगा, खत्म होते ही आपके खाते में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।